तो सर जैसे पंचकर्मा के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। पंचकर्मा बेसिकली एक इंसान को क्यों कराना चाहिए और पंचकर्मा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बहुत सारी भ्रांति हैं कि पंचकर्मा केवल एक मसाज है, लेकिन पंचकर्मा एक बहुत बड़ा साइंस है जी। और पंचकर्मा किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए एक सर जैसे आजकल हम हर जगह देख रहे हैं, यंग जनरेशन हो या जितने भी आज के जो लोग हैं, आजकल एक्ने प्रॉब्लम बहुत हो गया है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को, हर लाखों तरह की डिसीज़ आज के टाइम पे स्किन में लोगों को होने लग गई है। तो स्किन रिलेटेड लोगों को आयुर्वेदा से क्या क्या हेल्प लेनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा आज के समय में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारी यंग लड़कियां और यहाँ तक कि मिडिल एज भी आती हैं जो कहती हैं एक्ने प्रॉब्लम्स, और अब तो बॉयज़ में भी एक्ने प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। उसका रीज़न सबसे बड़ा है उनका खान पान जी। क्योंकि इंडिया में जब से ये फास्ट फूड ग्रो करा है जी सर, जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, ये तीन कैटेगरीज हैं साइंस में जिनसे हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं। तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक बहुत लेट काम करता है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पाता। तो पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक स्लो काम करता है, ये गलत है। हमारे पास व्यक्ति आता है, हम उसको अपने आयुर्वेदिक हर्ब्स देते हैं और कुछ दिनचर्या में परिवर्तन बताते हैं कि भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, और वो भी 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी डिले नहीं है, बस एक साइकोलॉजी है हमारी कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। जी। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कितनी बार और कितने कितने टाइम पे पंचकर्मा करवाना चाहिए? तो हम कहते हैं कि पंचकर्मा आप साल में कम से कम एक बार या 6 मंथ में एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के ऊपर कि कैसे आज के टाइम पे हर इंसान जो तमाम तरह की बीमारियों से जो फेस कर रहे हैं, कैसे आज के टाइम पे आयुर्वेदिक उन बीमारियों को समाधान कैसे करता है। और बात करेंगे पंचकर्मा के ऊपर कि कैसे हर इंसान को जीवन में एक बार या 2 बार पंचकर्मा क्यों कराना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज जो हमारे साथ जो मेहमान हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जीके रस्तोगी सर, जो कि एक बीएमएस और एमडी हैं, जो काफ़ी वर्षों से आयुर्वेदिक और पंचकर्मा के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके क्लिनिक का नाम है वेदांता ऋषिकेश क्लिनिक। यहाँ पे आयुर्वेदिक सॉल्यूशन और पंचकर्मा सॉल्यूशन मिलता है और देश और विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं। चलिए मैं अपने मेहमान से आपको मुलाकात कराऊंगा और मैं सर से जानूंगा कि आयुर्वेदा कैसे एक हर इंसान की लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकता है और कैसे बीमारियों से लड़ने में कारगर रहेगा। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा काम किया और आयुर्वेद को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक ये जरिया अपनाया है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर मैं आपकी जर्नी और आपके बारे में जानना चाहूँगा। आप आयुर्वेदिक जो आपने बीएमएस किया है, जो एमडी किया है, कहाँ से किया है और कैसे इस जर्नी में आए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। बिल्कुल, मैंने आयुर्वेदिक, जिसे बीएमएस की डिग्री कहते हैं, ये मैंने की है बरेली उत्तर प्रदेश से, बरेली जो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थी। ठीक है। उसके बाद हुआ कि मैं प्रैक्टिस करूंगा। जैसे होता है कि आपको जब डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी तो हर आदमी का सपना होता है कि अब हम एक प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सर। मैंने 2 साल फिर प्रैक्टिस में लगाए जी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और अच्छा करना है, तो मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी आयुर्वेदा किया हरिद्वार से। ठीक है। हरिद्वार से, वहाँ से फिर मैंने एमडी किया। एमडी करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी क्लिनिक चला रहा हूँ और एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी मैंने कुछ वर्षों तक कार्यरत रहा और आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो सर जैसे पंचकर्मा के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए पंचकर्मा बेसिकली एक इंसान को क्यों कराना चाहिए और पंचकर्मा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल सही। बहुत सारी भ्रांति हैं कि पंचकर्मा केवल एक मसाज है। जी। जब भी मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो ये सोच के आते हैं कि पंचकर्मा में केवल एक मसाज होती है जी और वही सब कुछ है। ठीक है। लेकिन पंचकर्मा एक बहुत बड़ा साइंस है जी। और पंचकर्मा किसी भी डिसीज के लिए, ठीक है, किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए एक इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, थेरेपी है। ठीक है। तो पंचकर्मा में 2 वर्ड्स हम लेते हैं, पंच और कर्मा।
पंच मीन्स होता है 5, ओके, और कर्मा मीन्स होता है एक्शन या प्रोसेस। ठीक है। तो ऐसी 5 प्रोसेसेस जो आपकी बॉडी को क्लीन करें, डिटॉक्स करें इनसाइड से, साथ में आपके फिजिकल, आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करें। तो वहाँ पे हम पंचकर्मा को अप्लाई करते हैं। तो इससे बेसिकली कौन कौन सी बीमारियां दूर की जाती हैं इससे पंचकर्मा से? तो अगर अभी हम एक टंकी का उदाहरण दें, फॉर एग्जांपल एक पानी की टंकी है जी, अगर पानी की टंकी में कचरा आ जाए, ठीक है सर, और वो पानी की टंकी में जो पाइप्स होते हैं वो हर घर में हर जगह जगह जाते हैं, ठीक है, अगर वो पानी की टंकी आपको साफ करनी हो तो आप क्या करोगे, पहले उसको क्लीन करेंगे, यानी पहले आप उसको एम्प्टी करेंगे, यानी वाटर को हटाएंगे, क्लीन करेंगे, तब वो कचरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही काम पंचकर्मा भी करता है कि हम बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं। क्लीन का मतलब है टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ठीक है, और उन टॉक्सिन्स को आयुर्वेदा में हम आमा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो आपके अंदर अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है वो टॉक्सिन का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और वो खाना पूरी तरीके से पच नहीं पाता जी, वो ना पचने के बाद कहीं ना कहीं बॉडी में स्थिर हो जाता है, ठीक है, जहाँ भी उसको स्पेस मिलता है जी, और वो स्टिकी नेचर का होता है, ठीक है, उसके स्टिक होने से वो रास्ता ब्लॉक होने लगती है, ठीक है, और धीरे धीरे वही टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं और आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब चीज़ें उसी टॉक्सिन से आती हैं। बेसिकली। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वर्क करते हैं उन ऑर्गन्स पे जो इन चीज़ों को क्लीन करते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, या आपका कोलोन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, या आपका लंग्स वाला पार्ट हो गया। इन सबको क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस है वो पंचकर्मा है। समझ गया सर। बेसिकली सर, एक इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी बार और कितने कितने टाइम पे पंचकर्मा करवाना चाहिए? क्योंकि आपने बताया कि बॉडी को एक तरीके से डिटॉक्स कर रहा है, कंप्लीटली बॉडी को क्लीन कर रहा है, तो हर इंसान को साल में या कितने वर्षों, क्योंकि आपको तजुर्बा एक्सपीरियंस है इन मामलों के बारे में, तो एक इंसान को कितने कितने वर्ष बाद पंचकर्मा कराना चाहिए? वेरी गुड। तो हम कहते हैं कि पंचकर्मा आप साल में कम से कम एक बार या 6 मंथ में एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, पंचकर्मा करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा किन लोगों को ज़्यादा कराना चाहिए सर? क्योंकि क्या है कि अब यंग यूथ है, उनका पाचन क्रिया भी मजबूत होती है, और आजकल तो वैसे बीमारियां भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि यंग लोगों को भी आजकल इतनी सारी डिसीज़ हो गई हैं। आपको पता ही होगा, आप डॉक्टर हैं, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। तो आजकल वैसे एक एज लिमिट कोई है कि पंचकर्मा इतनी एज के बाद हर इंसान को कराना चाहिए? तो पंचकर्मा के लिए एक्चुअली जो एज दी गई है, हम कहते हैं 7 साल से 80 साल तक, इस बीच में कोई भी पंचकर्मा करा सकता है, 7 ईयर्स से 80 ईयर्स तक। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के कुछ पैरामीटर्स होते हैं पंचकर्मा कराने से पहले, कि उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ कितनी है, बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी डिसीज़ किस प्रकार की है, क्रोनिक है, एक्यूट है, वो कितने समय से पीड़ित है किसी भी रोग से, ठीक है, और उसकी विल पावर कितनी है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है, तो और किस जगह वो रहता है, कैसा उसका खान पान है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख करके हम उसको पंचकर्मा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, जैसे आजकल हम हर जगह देख रहे हैं, यंग जनरेशन हो या जितने भी आज के जो लोग हैं, आजकल एक्ने प्रॉब्लम बहुत हो गया है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को, हर तरह, लाखों तरह की डिसीज़ आज के टाइम पे स्किन में लोगों के होने लग गई है। तो स्किन रिलेटेड लोगों को आयुर्वेदा से क्या क्या हेल्प लेनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे उनकी स्किन रिलेटेड समस्या ना हो? ये बहुत ज़्यादा आज के समय में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारी यंग लड़कियां और यहाँ तक कि मिडिल एज भी आती हैं जो कहती हैं एक्ने प्रॉब्लम्स, और अब तो बॉयज़ में भी एक्ने प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। उसका रीज़न सबसे बड़ा है उनका खान पान जी, क्योंकि इंडिया में जब से ये फास्ट फूड ग्रो करा है जी, यानी मैकडोनल्ड्स विदेश में बंद हो रहा है, इंडिया में ग्रो कर रहा है। बिल्कुल सर। KFC, अब KFC का विज्ञापन भी आने लगा है, और उसकी वजह से क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। सेकंड इसका रीज़न हम कहते हैं कि स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चे जो दिन भर कंप्यूटर्स में हैं जी, IIT वर्क वाले हैं जी, उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि उसमें वो क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं है। जी बिल्कुल सर। एक्ने प्रॉब्लम ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। तो इसमें आयुर्वेदा का बहुत अच्छा रोल है। पहले तो हम
स्किन के जितने भी रिलेटिव इश्यूज हैं ठीक है। उसको कनेक्ट करते हैं ब्लड से, ब्लड को प्यूरिफाई करना। और ब्लड का कनेक्शन हम मानते हैं आयुर्वेद में लीवर से, ठीक है। और लीवर को कनेक्ट मानते हैं हम, एक दोष होता है पित्ता, पित्त दोष, पित्ता दोष, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 एनर्जीज मानी गई हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जिसको नाम दिया है वाता, पित्ता, कफा। जी। तो पित्ता से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो हम देते हैं स्किन प्रॉब्लम को दूर करने। ठीक है। चाहे वो एक्ने हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोरियासिस हो, उन सब में हमारा मेन फोकस होता है पित्ता, और सेकंड होता है कफा। ठीक है। पित्ता और कफा को हम बैलेंस करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारी हर्ब्स हैं, और उसके द्वारा फिर हम मेंटेन कर सकते हैं। सर आजकल सर एक और बहुत बड़ी समस्या है पेट में एसिडिटी की। आजकल मुझे ऐसा लगता है इस प्रॉब्लम से कोई भी ऐसा इंसान होगा जो बच रहा होगा, क्योंकि किसी न किसी के घर में ये बीमारी कॉमन हो चुकी है। 2 बीमारियां, कब्ज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हर फैमिली में ये बीमारियां सबसे ज़्यादा हो रही हैं। आयुर्वेदा इन 2 बीमारियों को समाधान करने के लिए क्या क्या काम करता है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, इसके लिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सबसे मेन चीज़ है लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी ना होकर के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जी, जिसमें कि आप डायबिटीज़ का नाम आप ले रहे हो या इंडाइजेशन का नाम ले रहे हो, तो ये दोनों लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। और सबसे बड़ा कारण है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी आप अगर ऑफिस में बैठे हैं जी, और आपका मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आप 10 घंटे बैठे हैं। दूसरा, आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं है, आप कभी भी कुछ खा ले रहे हैं। इसी की वजह से जो आपका मूवमेंट है बॉडी का बहुत कम हो रहा है, और फिर ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो हमें तो पहले एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। ठीक है। दूसरा, हमें बिना भूख के नहीं खाना है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें भूख अभी लगी है और हम खा रहे हैं 2 घंटे बाद। रीज़न, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अपना वर्क को छोड़ने का। बिल्कुल। तो जब तक आयुर्वेद में कहा है कि अगर आपका जो एपेटाइट है, यानी जठर अग्नि जो है, वो प्रबल नहीं होगी, ठीक है, और उसके बिना आपने अगर खा लिया जी, तो वो कभी भी पचेगा नहीं, ठीक है, और फिर वो कन्वर्टेड हो जाएगा एसिडिटी में, गैस्ट्राइटिस में, या किसी और फॉर्म में। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप घर में रोटी पकाते हैं तो रोटी पकाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। एक तो तवा चाहिए, दूसरा चाहिए फायर। बिल्कुल। अगर वो फायर हल्की होगी तो वो रोटी देर में पचेगी, बिल्कुल सही बात। या फिर वो कच्ची रह जाएगी। और जब आप कभी कच्ची रोटी को देखेंगे तो क्या होगा, वो स्टिकी होगी। स्टिकी होगी, बिल्कुल सही। सेम थिंग हमारे बॉडी के अंदर एक अग्नि होती है जिसको हम पित्त अग्नि, पाचक अग्नि कहते हैं, ठीक है, जो खाने को पचाने का काम करती है। जी। तो जब वो प्रबल होती है तो आप कुछ भी खाएंगे पच जाएगा, जी। लेकिन अगर वो स्लो है और आपने खाया वो नहीं पचा तो वो स्टिकी फॉर्म होने के कारण डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इस पाचक अग्नि का एक समय होता है, उस समय पे जब वो प्रबल होती है आपको भोजन लेना है। अगर आपने भोजन ले लिया तो आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में भी सर थोड़ा सा बताइए, जैसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है एसिडिटी के ऊपर, ऐसे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ भी हम कहते हैं 2 तरीके की है, एक तो बाई बर्थ जी, और एक होती है जो एक्वायर्ड, मीन्स आफ्टर सम एज हम उसको ले लेते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो सबसे पहला इसमें मेन कारण है स्ट्रेस। ठीक है, यानी आप जितना स्ट्रेस लोगे उसकी वजह से ग्लूकोज का इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, हम स्ट्रेस में भूल जाते हैं कि जब आपके ज़्यादा होता है तो आपका माइंड ज़्यादा वर्क करता है, यानी माइंड को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और माइंड को जब ज़्यादा एनर्जी होती है तो हम उस समय मीठा खाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्नैक्स है या स्वीट्स है खाते रहते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और वो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में असंतुलन कर देगा और वही फिर डायबिटीज़ में कन्वर्ट होगा। वही दूसरा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी डायबिटीज़ हो रही है। ठीक है। तो स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इन दोनों को कंट्रोल करके आप कुछ हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहला तो हमें चाहिए कि भोजन के बाद 10 मिनट कम से कम वॉक करना है और कम से कम 100 कदम्स, जो कि आयुर्वेद में बताया गया कि आपको राजा की तरह वॉक करना है। ठीक है। यानी कुछ सोचना ही नहीं है। और आज क्या होता है कि हमने खाना खाया और फिर ऑफिस में बैठ गए। बिल्कुल। तो 100 कदम आपको राजा की तरह वॉक करना है, जिससे आपका मूवमेंट होगा, मेंटल बॉडी से। दूसरा स्लीप, आपको कम से कम 6 to 7 आवर्स डीप स्लीप लेनी है। ठीक है। उसको
जब आपकी स्लीप अच्छी होगी तो हार्मोनल बैलेंस अच्छा होगा, तो वो भी कुछ हद तक आपके स्ट्रेस को कम करेगा। तो इन मेथड्स के द्वारा आप डायबिटीज़ को कुछ हद तक बिना हर्ब्स के मेंटेन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आ गई लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसे आजकल एक और प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ी एज बढ़ने के बाद अर्थराइटिस और जॉइंट पेन की बहुत समस्या हो रही है लोगों को। आयुर्वेदा के हिसाब से उन लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे इन चीज़ों बीमारियों से बचना चाहिए सर? अर्थराइटिस ये बिल्कुल कॉमन हो गया आजकल, 30 ईयर्स में भी मिल रही है, 28 ईयर्स में भी मिल रही है। तो इसका फिर वही मेन कारण आ गया, ना एक्सरसाइज ना करना। ठीक है। अर्थराइटिस वाले को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और वॉक, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक करिए, लेकिन ब्रिस्क वॉक करिए। एक वॉक होती है कि आप धीरे धीरे टहल रहे हैं, एक वॉक होती है थोड़ा सा गति से टहल। ठीक है। तो आप ब्रिस्क वॉक डेली मेंटेन रखेंगे। और अर्थराइटिस में भी क्या होता है, जो मैंने पहले बताया, जो अनडाइजेस्टेड फूड टॉक्सिन के फॉर्म में होता है, वो आपके जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है उनमें डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। और फिर वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन हो गया या कभी कभी ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है और वो अर्थराइटिस करता है। तो इसमें कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आप कर सकते हो अर्थराइटिस के लिए। तो पहला तो है व्यायाम, कि आपको अर्थराइटिस में व्यायाम करना ही है जी। और कितना करना है ये भी नहीं कि ओवर चले जाएं, जितने में आपकी बॉडी अलाउ करे। ठीक है। यानी जो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉइंट मूवमेंट्स करने हैं। ठीक है। और फूड आपको ऐसा लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हो सके तो नाइट फूड को अवॉइड करें या फिर सूर्य अस्त से पहले खा लें। ठीक है। तो ये 2-4 उपाय करके आप अर्थराइटिस। सर जैसे डाइजेशन के लिए बॉडी को कम से कम, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो किसी भी टाइम खाते रहते हैं, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। बॉडी को कम से कम डाइजेशन के लिए कितना टाइम देना चाहिए हर इंसान को? आयुर्वेद में कहा गया यामा मीन्स 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स। एक फूड के बाद 3 आवर्स आपको कुछ नहीं लेना, गैप करना कम से कम जी, क्योंकि इतना टाइम हमारे बॉडी को चाहिए उस फूड को पचाने के लिए। लेकिन हम क्या होता है कि अभी कुछ खाया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खाया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खाया। तो इसको एक वर्ड कहा गया है अध्यसन, मीन्स पहला भोजन आपका पच नहीं पाया और आपने दूसरा भोजन ले लिया। ठीक है। यानी आपने अपनी फायर को डाउन कर दिया, ओवरलोड कर दिया। जब वो ओवरलोड हो जाएगी तो नेचुरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। बिल्कुल सर। तो जैसे एक कोविड में हमने शब्द सुना, इम्यूनिटी बहुत वीक है आपकी और उन लोगों को कोविड बहुत तेज़ी से हो रहा है या वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करी जाती है आयुर्वेदा के हिसाब से, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। इम्यूनिटी वर्ड एक्चुअली हमारे आयुर्वेद में कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। अगर हिंदी वर्ड देखा जाए तो बहुत ही क्लियर आंसर दे रहा है। प्रतिरोध मीन्स अगर आपका कोई विरोध करे और आप उसको अपोज ना करें, तो वही हमारी बॉडी की क्षमता है। उसको मॉडर्न में इम्यूनिटी कहते हैं और हम ये आयुर्वेद में या संस्कृत में प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है। तो हम कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी बाहर से जब लेती है तो वो करती है फाइट, और जब फाइट नहीं कर पाती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हमें अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। ठीक है। और उसको आयुर्वेद में एक वर्ड दिया है ओज। ठीक है। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो है हेल्थी फूड। ठीक है। यानी वो फूड जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, जिसमें कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दूध। ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है घी। ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नट्स। ठीक है। डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, यानी ऐसे फूड जो हमारे बल को बढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक बल होता है मानसिक बल, साइकोलॉजिकली। यानी अगर आपकी बॉडी में तो बल है लेकिन आप मानसिक बल नहीं है, तब भी आप फाइट नहीं कर पाएंगे। यानी थोड़ा सा स्ट्रेस आया और हम विचलित हो गए। बिल्कुल सर। बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है कि बाहर से कोई एंजाइटी आई, बॉडी, आपने देखा होगा बहुत बॉडी बिल्डर है लेकिन एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और डिसीज आ गई। तो और ऐसा हुआ भी है कोविड में कि बहुत सारे जिम वालों को कोविड ने क्रिएट, रीजन क्योंकि उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ था लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मेडिटेशन जी। सेकंड, हमें चाहिए स्लीप, प्रॉपर स्लीप। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोते हैं लेकिन उनका माइंड रन कर रहा है और 6-7 आवर्स की स्लीप भी नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर डाइट लेना है, फूड को समय पे खाना है और अपना एक डेली रूटीन बनाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डेली रूटीन ही नहीं है, उनका फिक्स कोई डेली रूटीन नहीं है। तो आयुर्वेद में
इम्यूनिटी को या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस पे वर्क करना है, जिसको कहते हैं दिनचर्या। दिन मीन्स डेली मीन्स दिन, और चर्या मीन्स आपका रूटीन। तो आप सुबह मॉर्निंग में उठिए जी, उसके बाद अपना जो दैनिक नित्य कर्म है वो करिए, वर्शिप करिए, व्यायाम करिए, समय पे फूड लीजिए, समय पे नींद लीजिए, और सबसे बढ़िया चीज़ है अभ्यंगा मीन्स ऑयल मसाज। ठीक है, ऑयल मसाज आपके बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत काम करता है। ठीक है, प्रतिदिन आयुर्वेद में कहा गया कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट अपनी बॉडी पे मसाज ऑयल से करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके, यानी अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके और हेल्थी फूड का सेवन करके आप प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सर जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, ये 3 कैटेगरीज हैं साइंस में जिनसे हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं। तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक बहुत लेट काम करता है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पाता। बहुत सारे लोगों की एक कॉमन बातें रहती है जो कहते हैं कि आयुर्वेदिक अभी दवाई लेंगे, प्रॉब्लम अभी है तो बहुत टाइम लगेगा फिर क्योर होने में। तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक कब रिस्पॉन्स करता है और कितना टाइम लेता है किसी डिजीज को खत्म करने के लिए? तो पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक स्लो काम करता है, ये गलत है जी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोल्ड हुआ जी, आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए जी, उसने आपको मेडिसिन दी जी, तो क्या एक दिन में आपका कोल्ड ठीक हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। कितने दिन कम से कम लेता है? 3-4-5 दिन आराम से। 3-4-5 दिन। सेम प्रोसेस आयुर्वेद की भी है जी। हमारे पास व्यक्ति आता है, हम उसको अपने आयुर्वेदिक हर्ब्स देते हैं और कुछ दिनचर्या में परिवर्तन बताते हैं कि भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, और वो भी 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी डिले नहीं है, बस एक साइकोलॉजी है हमारी कि आयुर्वेद स्लो काम करता है जी। पहले आपको पता होगा कहीं चोट लग जाती थी घर में जी, तो हम क्या करते थे, सिंपल सी हल्दी और चूने का लेप बना करके उस ज्वाइंट पे लगाया, रात में बांधा और सुबह को ठीक। तो ये भी एक आयुर्वेद का पार्ट है। तो कहाँ स्लो काम कर रहा है? ये एक सोच बना रखी कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। वहाँ स्लो काम करता है कि एक किडनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप जब हमारे पास आए तो इतनी क्रोनिक कंडीशन हो चुकी थी कि हमें उसको लंबे समय तक ट्रीटमेंट देना पड़ा। तो उस नज़र में हम कह सकते हैं कि ये स्लो कर रहा है, लेकिन वो स्लो नहीं है, आप लेट आए। अगर आप अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो आयुर्वेद वही काम करता है जैसे एलोपैथी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर? क्योंकि मैंने देखा है कि होम्योपैथिक पे जो मैंने पढ़ा है, बेसिकली जर्मनी से शायद में भी ये साइंस आया है हमारे देश के अंदर। ये भी कुछ पत्ते वगैरह कुछ ऐसी चीज़ों से बनता है, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को कैसे देखते हैं सर? एक्चुअली होम्योपैथिक का जहाँ तक मुझे जानकारी है, कहते हैं कि वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है जी। जैसे अगर आपके राइट किडनी में स्टोन है तो आपकी मेडिसिन बदल जाएगी, लेफ्ट किडनी में स्टोन है मेडिसिन बदल जाएगी। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी जैसे सिम्टम वैसा मेडिसिन। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम रूट काज पे जाते हैं कि ये हुआ क्यों। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है कि आयुर्वेद बेस है 3 एनर्जीज पे, जिन एनर्जीज को हम आयुर्वेद में दोषा नाम देते हैं। इनको कह देते हैं कि वाता दोषा, पित्ता दोषा या कफा दोषा जी। और ये दोषा इम्बैलेंस से हम मानते हैं सारी डिसीज हुई है। ठीक है, तो आयुर्वेद का मेन टारगेट होता है कि इन दोषों को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, अगर दोष बॉडी में बहुत ज्यादा हैं जी तो उनको शरीर से बाहर निकाल दें। ठीक है, और अगर थोड़े कम हैं तो वहीं पे उनको संशमन कर दें, मतलब सबसाइड कर दें। तो इस बैलेंस के थ्रू हम चिकित्सा करते हैं बेसिकली। सर जैसे एक आम इंसान को, जितने भी लोग हैं, चाहे यंग हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी ऐसी आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें, चूर्ण होते हैं आजकल, कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे कि हर इंसान को वो कम से कम विदाउट किसी डॉक्टर कंसल्टेशन के खाने चाहिए या अपने जीवन में लेके उतारना चाहिए? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सभी को पता है आजकल, च्यवनप्राश जी, है ना। तो च्यवनप्राश हम आजकल बहुत टीवी पे भी आ रहा है, वीडियो में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है और बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी। तो च्यवनप्राश में हम कहते हैं कि लगभग जो शास्त्रीय च्यवनप्राश है, जो बुक्स में लिखा है 34 से 36 औषधियाँ उसके अंदर होती हैं। तो ये एक रसायन की तरह वर्क करता है। रसायन का मतलब है कि जो आपकी लाइफ को बढ़ाए और बिना किसी इम्यूनिटी को बढ़ाए और बिना किसी डिसीज के प्रोटेक्ट करे। तो ये कोई भी ले सकता है, 1 चम्मच आप कभी भी ले सकते हैं। दूसरा आपका सिंपल सा दूध, जिसको भी हमने जीवनीय कहा है। आजकल दूध से लोग परहेज करने लगे हैं,
कहते हैं कि भाई हम लैक्टोज इंटॉलरेंस है। पहले ऐसा कभी नहीं सुना जाता था। पहले तो हर आदमी, हमारे भारतीय परंपरा में दूध से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज हो गया। सबसे बड़ी धारणा है ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ग्लूटेन फ्री डाइट, जी, जो कभी पहले नहीं था। बिल्कुल। अगर हम आयुर्वेद में जाएं और गेहूं को पढ़ें जी, तो गेहूं को अस्थि संधान कारक बताया गया। अस्थि का मतलब होता है बोन्स, संधान का मतलब होता है उसको ज्वाइंट करना। तो बोन के ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज बताई गई है ग्लूटेन। अगर आपको पहले याद होगा कि अगर हम आटा लेते थे और उसमें वाटर डालते थे तो एक लेई जैसा बन जाता था और उससे हम किसी को चिपकाते थे। पहले वही होता था, गांव पावर होती थी उसके अंदर, तो वो आटा बॉडी में जाके यही काम करता है। लेकिन आज की वही धारणा आ गई कि ग्लूटेन फ्री डाइट, तो बोन्स नेचुरली वीक हो रही हैं। तो ऐसा ये एक मिसकॉन्सेप्ट। मॉडर्नाइज होने के चक्कर में लोग मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे आजकल ना हर आदमी डॉक्टर बन रहा है। उसने कोई रिसर्च नहीं करी, उसने किसी की वीडियो ऐसे ही देख लिया, अपने हिसाब से उसने कुछ रेमेडीज बता दी और वीडियो बनाया। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो आयुर्वेदा के बारे में बहुत बहुत ज्ञान देने लगे, आप ये खाइए वो खाइए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कोई रेमेडीज या कोई करने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, या ऐसे ही अपने उसने किसी ने एडवाइस कर दिया स्किन के लिए या पेट के लिए तो वो खाने लग जाते हैं? तो उनको थोड़ा सा बताइए क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये बताना भी चाह रहा हूँ दर्शकों को कि बिना किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। क्योंकि हमारी इसमें आयुर्वेद में एक रूल होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब है नेचर, यानी हर व्यक्ति का नेचर अलग है जी, और वो नेचर डिपेंड करता है दोषों की कंडीशंस पे। ठीक है, कौन से दोष आपके अंदर डोमिनेंट है, कौन से दोष डोमिनेंट नहीं है, या कौन से दोष बैलेंस है, कौन से दोष इम्बैलेंस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आयुर्वेदिक औषधि का चयन कर सकते या ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर टी, आपको वही जिंजर आपको सूट कर रही है, लेकिन वही जिंजर किसी को एसिडिटी भी कारण कर। बिल्कुल होता है कि वो कहते हैं कि भाई मैं अगर अदरक वाली चाय लूंगा मुझे जलन पड़ने लगती है। बिल्कुल सर। और आप कहते हैं मैं अदरक वाली चाय लेता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सही बात। तो ऐसा क्यों हुआ? जिंजर सेम है बिल्कुल, लेकिन वही जिंजर आपको नुकसान कर रही है और आपको नुकसान नहीं कर रही। तो वो इसी वजह से होता है कि आपका प्रकृति क्या है, आपकी दोष है। जी जी। तो बिना प्रकृति परीक्षण के, बिना दोषों की कंडीशन जाने मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। हाँ जी सर। बेसिकली सर एलोपैथी और आयुर्वेदिक, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं और वो आयुर्वेदिक भी लेना चाहते हैं, उनका मन करता है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लूं, तो क्या वो साथ में ले सकते हैं उस ट्रीटमेंट को? ले सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं थोड़ा सा समय अंतराल रखना है, कम से कम 45 मिनट्स या 1 घंटा, ताकि दोनों का में से किसी का इंटरेक्शन ना हो। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी औषधियाँ जो आयुर्वेद में आई हैं, इन्हें कैप्सूल फॉर्म या टेबलेट फॉर्म, उसमें हम एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं जी। यानी जैसे कि टर्मरिक फॉर एग्जांपल, तो उसमें से एक क्यूरकुमिन एक एक्सट्रैक्ट है जो हम निकाल रहे हैं, तो वो बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है। और अगर हम कोई एक मेडिसिन एलोपैथिक ले रहे हैं उसमें भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो दोनों मैच ना करें या उनकी पोटेंसी ना बढ़ जाए, इसलिए हमें उनके बीच में गैप लेना चाहिए बेसिकली। क्या सर पंचकर्मा में कोई जब थेरेपी जब कराते हैं तो कोई पेन, किसी भी तरह का कोई दर्द होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक गलत धारणा है कि पंचकर्मा में कोई पेन होता है। हाँ, थोड़ा सा हमें उसकी पहले काउंसलिंग करनी है पेशेंट को, पहले एक पूरा क्लियर बताना है कि पंचकर्मा होता क्या है। ठीक है। कभी कभी पंचकर्मा में एक ट्रीटमेंट होता है बस्ती। ठीक है। बस्ती का मतलब अगर हम मॉडर्न नाम से गिने तो उसे एनिमा कहते हैं। ठीक है। जिसमें हम किसी भी औषधि को या तेल को एनस के थ्रू, जो आंत का लास्ट पार्ट है कोलोन, उसमें हम रखते हैं। ठीक है। तो पेशेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो असहज महसूस करता है या उसे डर लगता है कि कहीं पेन ना हो। ठीक है। लेकिन जब हम उसकी पहले काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं, तो फिर साइकोलॉजिकली उसका प्रेशर कम होता है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेसिकली उसको। सर जैसे आजकल आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी। एक आयुर्वेद के ऊपर सबसे ज़्यादा मिथ क्या लगता है कि लोग आयुर्वेद को लेकर बहुत सारे मिथ फैलाते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। ठीक है। पहला मिथ तो यही है कि आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता अगर आप सही समय पे पहुंच जाते हैं। यानी डिसीज़ होते वक्त, डिसीज़ की स्टार्टिंग में अगर आप वैद्य को या चिकित्सक को दिखाते हैं तो आप उसको पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप क्रोनिक कंडीशन में होने ही नहीं जी। सेकंड, कहते हैं कि किसी आयुर्वेदिक औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जब कोविड हुआ तो बहुत सारे लोगों को काढ़ा पीना शुरू किया, लेकिन वो भूल गए किस क्वांटिटी में पीना है।
सुबह भी पी रहे हैं, दोपहर भी पी रहे हैं, शाम भी पी रहे हैं, तो उस क्वांटिटी की ओवरडोज की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आयुर्वेद में दोष नहीं है, लेकिन हाँ आपकी मात्रा अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो वो साइड इफेक्ट के रूप में दर्शाती है। जी सजग, हमारे दर्शकों को या कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपके क्लिनिक आना चाहे पंचकर्मा थेरेपी को लेकर या आयुर्वेदिक कंसल्टेशन को लेकर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस बताएं, कैसे लोग आपके पास आ पाए। तो मेरा क्लिनिक उत्तराखंड में ऋषिकेश एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे है, तपोवन एरिया में आप आ सकते हैं। क्लिनिक का नाम है वेदांता ऋषिकेश आयुर्वेदा। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वेदांता ऋषिकेश आयुर्वेदा वर्ड डालेंगे, क्योंकि वेदांता क्लिनिक और भी हो सकती है, लेकिन वेदांता ऋषिकेश आयुर्वेदा मेरी क्लिनिक का नाम है। आप उसमें नंबर लिखे हुए हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और फिर हम काउंसलिंग करके क्या आपकी डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट आयुर्वेदा के ऊपर, अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो सर से पूछना चाहिए था हमें, तो अपने कमेंट में ज़रूर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।